हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। आज हम आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर और देखने वाले हैं कि कितनी पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस सेशन के लेकर या कोई भी एग्जाम को लेकर आपको डाउट है तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आपका जो ये जो पोस्ट निकली है आईबीपीएस की, ये 6 जो पोजीशन है उनके लिए निकाली गई है। आपके आईटी ऑफिसर के लिए निकाली गई है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर और एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। ये जो वीडियो रहने वाला है सिर्फ लॉ ऑफिसर को ही डिस्कस करने वाले हैं अपन। उसमें क्या क्या अपना सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बाकी जो पोजीशन है उनको अपन डील नहीं करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये जो निकाला गया था कि आपके जो इसके जो फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी आपके 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 21 जुलाई रहने वाली है। एंड आपका जो पेमेंट की डेट है वो भी आप 21 तारीख तक कर सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपके कॉल लेटर्स हैं, आपके अगस्त के महीने के अंदर आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे और आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लगेगा प्रीलिम्स का वो आपका अगस्त के आखिरी तक कंडक्ट कराया जा सकता है, लास्ट वीक तक कंडक्ट कराया जा सकता है। एंड आपका रिजल्ट सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में या मिड तक आ जाना चाहिए इसका। एंड आपके जो मेंस के कॉल लेटर्स हैं वो भी आपके सितंबर अक्टूबर के अराउंड, सितंबर के लास्ट मंथ तक आपके रिलीज़ हो जाएंगे। एंड आपका जो मेंस एग्जामिनेशन लगेगा जो ऑनलाइन मोड में लगता है आपका, वो नवंबर के अराउंड होगा एंड उसका रिजल्ट भी आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। एंड आपका जो इंटरव्यू होगा वो दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट कराया जा सकता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट की जो डेट दे रखी है वो जनवरी फरवरी 2026 की डेट दे रखी है। इसके बाद जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसकी डिटेल भी अपन को यहाँ मिलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ एक लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं जिनके अंदर ये जो पोस्ट निकाली गई हैं। इनके अंदर कितनी कितनी पोस्ट के लिए निकाला गया है उसको अपन अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन पे ऑफ स्केल देख लेते हैं। आपके सामने डिटेल दे रखी है, ये आपका पे ऑफ स्केल रहने वाला है इसका। इसके बाद आपकी जो लॉ ऑफिसर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पहली बात तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज आपकी दे रखी है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। एंड आपके पास जो डिग्री है एलएलबी की होनी चाहिए और साथ में वर्ड एंड यूज़ किया है। इसका मतलब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना, एनरोल्ड होना बार काउंसिल के अंदर ज़रूरी है। एआईबी क्या देना ज़रूरी होगा नहीं होगा इसमें एआईबी के बारे में नहीं बताया गया है। आपका अगर आप एनरोल्ड हैं एज एडवोकेट बार काउंसिल के अंदर, आपका एआईबी क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे एग्जामिनेशन के बैठने के लिए। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस एग्जामिनेशन को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए, क्योंकि 3 ईयर जो जजमेंट आया था उसके बाद से ही अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो गई हैं एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के पास। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी जगह आपकी प्लेसमेंट होगी और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो भी शायद 70-75 से स्टार्टिंग है इसकी, जो आगे बढ़ के 85 तक पहुंच जाती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिए। एंड ज़्यादा टफ नहीं रहता है और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं जाती है। इसकी जो अपने जो फाइनल स्कोर आता है वो इतनी ज़्यादा नहीं जाता है। एंड काफ़ी अच्छी पोस्ट है, मैं आपको यही कहूँगा कि इसको मिस ना करिए। इसके बाद अपन जो रिलैक्सेशन दे रखे हैं अपर एज लिमिट को, उसको देख लेते हैं। आपका SC/ST के अंदर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, OBC के अंदर 3 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आपको 10 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन है और कमीशन ऑफिसर है तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, आपको बताया मैंने जैसे 1 जुलाई से आपके फॉर्म भरने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट 21 तारीख रहने वाली है। स्टार्टिंग के अंदर बैंक का जो IBPS का जो निकलते हैं उसके अंदर क्या रहता है ना कि जब स्टार्टिंग के अंदर होता है रश ज़्यादा होता है तो वेबसाइट थोड़ी हैंग वगैरह हो जाती है इनकी। तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 1-2 दिन रुक के आप मतलब कल या परसों आप इसको भरेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो इसमें फ़ीस रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, वो आपकी SC/ST और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो उनकी जो 175 रहने वाली है। और अगर आप ऑल अदर कैटेगरीज मतलब आप अनरिजर्व या फिर OBC से आते हैं तो आपकी जो रहने वाली है फ़ीस वो 850 रुपीज़ रहने वाली है। जैसा कि वो पता है कि IBPS का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लगता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम लगता है और फिर आपका इंटरव्यू का एग्ज़ाम लगता है। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाते हैं। और
इसके बाद अपन देख लेते हैं अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है। जैसे पहला अपन ने मोड देखा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो प्रीलिम्स का अपना जो लॉ ऑफिसर का अपना जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरीके से है। आपके इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा, एंड मीडियम ऑफ जो एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, और 40 मिनट्स का आपका इसका ड्यूरेशन रहेगा। रीजनिंग का भी सेम ही है, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और आपका ड्यूरेशन 40 मिनट्स रहने वाला है। एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 40 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। अब इसके अंदर एक चीज़ अपन को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो ड्यूरेशन दे रखा है ये क्यों दे रखा है। जब आप एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन मोड के अंदर तो आपके एक विंडो ओपन होगी इसके अंदर। पहले आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो लगेगा, साथ में आपके टाइमर चलता रहेगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे ही आपका टाइमर कंप्लीट हुआ आप उस विंडो से दूसरे विंडो में शिफ्ट हो जाएंगे, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का चालू होगा, उसका जो टाइमर होगा उसके बगल में चलने लग जाएगा। 40 मिनट जैसे उसके कंप्लीट हुए फिर आपका जनरल अवेयरनेस का चालू हो जाएगा। आपका जो टोटल टाइम दे रखा है 2 आवर्स, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पहले आपने इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर लिया फिर रीजनिंग का कर लिया, ऐसे जनरल अवेयरनेस का कर लिया, या मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कर लिया कि आप क्वेश्चन छोड़ दिया और बाकी अपन जैसे ऑफलाइन मोड में करते हैं ना, तो वैसा नहीं कर पाओगे। इसके अंदर आपको पहले इंग्लिश का पेपर देखना पड़ेगा, आपने जितना करना था आपने उसको कर लिया, उसके बाद आप रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और फिर इंग्लिश का जो सेक्शन है वो वापस ओपन नहीं होगा इसके अंदर। ऐसे करके आपके टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वैसे 125 होते हैं। इसके बाद अपना जो मेन एग्जामिनेशन लगेगा, इसका जो मोड रहने वाला है ये भी ऑनलाइन रहने वाला है, एंड इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर आपका जो एग्ज़ाम लगेगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स के, और आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा वो 45 मिनट्स का रहेगा। अब प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको अपन वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो। इसके बाद आपका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू के अंदर आपको टोटल मार्क्स जो है वो 100 का है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो बता रखे हैं वो नॉट लेस देन 40 मार्क्स होने चाहिए, 40% होना चाहिए, मतलब कम से कम आपको 40% मार्क्स इंटरव्यू में लेके आने ही आने हैं इसको पास करने के लिए। और SC ST OBC और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए जो ये क्राइटेरिया रखा गया है 35% का रखा गया है। आपका जो रिलेटिव वेटेज रहने वाला है मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू का वो 80-20 रहने वाला है, एंड मेन में आप जितने जो मार्क्स लेके आते हैं प्लस आपका इंटरव्यू का जो लेके आते हैं मार्क्स इसके अंदर, उसको मिला के आपके जो फाइनल स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो कैलकुलेट होती है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि वैसे तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको आपके कॉल लेटर में मिल जाएगी, बट इस नोटिफिकेशन का हिस्सा है तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। एक तो आपको क्या बता रखा है इसके अंदर कि आपको ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन के दौरान आपको इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना ज़रूरी है। एक तो आपका वैलिड कॉल लेटर हो गया, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। अगर आप लेट जा रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाता। ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं IBPS के एग्ज़ाम्स कि आपको टाइम पे अगर आप नहीं चाहते हैं, जैसे आपने अगर RPSC का पेपर दिया होगा तो वो लोग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, रिपोर्टिंग टाइम के बाद आपको अलाउ नहीं करते हैं एंट्री। तो इसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से लेट आते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 आवर्स का रहने वाला है, बट आपको 3 घंटे तक रुकने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अराउंड भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पूरी करनी होती है, आपकी चेकिंग होती है एंड आपका अलॉटमेंट होता है सीट्स का। तो उसके लिए इसमें बताया गया कि आपका 2 आवर्स का पेपर है, बट वो बढ़ के 3 आवर्स का भी हो सकता है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है जी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। आपके एक गलत क्वेश्चन के 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, एंड अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हैं और उसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी आप पेपर दें इस चीज़ का ख्याल रखें, और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें इस एग्ज़ाम की, मॉक्स लगाएं, तो अगर आप ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग के साथ ही अपना कैलकुलेशन करिए, ताकि उससे आपकी जो एक्यूरेसी है और टाइम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से आप उस पर काम कर पाएंगे। अब IBPS का जो पेपर होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। आपके पेपर को आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, 40 मिनट्स में उसको सॉल्व करना, एक्यूरेसी मेंटेन रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप अभी तक आप तो इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितना भी टाइम बचा है एग्ज़ाम से पहले आप मॉक्स ज़रूर लगाइए और एक्यूरेसी की काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा खराब कर देती है इसके अंदर। इसके बाद आपका जो कट ऑफ स्कोर रहने वाला है
each candidate will be required to obtain a minimum score in the test of online main examination and also secure sufficiently high score to be considered to be shortlisted for interview। आपको मिनिमम स्कोर इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा और आपका जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये था इसका कट ऑफ स्कोर का। एंड ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके अंदर आपका पूरा जो पोस्ट का बाइफर्केशन है वो बता रखा है कि आपको कितनी कितनी पोस्ट निकली हैं। तो जो टोटल आई है 56 पोस्ट के लिए इसको निकाला गया लॉ ऑफिसर के लिए, एंड जिसमें आपका अनरिजर्व के लिए 27, EWS के लिए 5, OBC के लिए 14, ST के लिए 3 और SC के लिए 7 है, जिसके अंदर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कोई पोस्ट नहीं है, एंड बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 1 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 30, कैनरा बैंक के अंदर अभी तक रिपोर्टेड हुई नहीं है वैकेंसी, एंड आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 25, सेम इंडियन बैंक के लिए भी रिपोर्ट नहीं हुई है, ओवरसीज बैंक के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी रिपोर्ट नहीं हुई है, पंजाब नेशनल बैंक में भी नहीं है, एंड यूको बैंक में भी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी रिपोर्ट अभी हुई नहीं है। तो ऐसे करके अपना जो टोटल बैठता है 56 पोस्ट के लिए अपना जो लॉ ऑफिसर का है ये निकला है, और जिसके अंदर आपका अनरिजर्व का 27, EWS का 5, OBC का 14 और SC का 7 एंड ST का 3 रहने वाला है। इसके बाद अपना ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर की डिटेल्स हैं। अगर आप इनमें से किसी स्टेट्स में या यूटीज़ में रिसाइड करते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना देख सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्जामिनेशन कहाँ कंडक्ट होगा। इसको आप मेन नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को डिटेल में देख पाएंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस क्या रहने वाला है लॉ ऑफिसर का। अब एक्चुअली क्या है ना, IBPS एक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं करता है सिलेबस, तो इस चीज़ को पास्ट के पेपर को एनालाइज करके ट्रेंड को देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि इसका किस तरीके से सिलेबस रहता है। तो पास्ट ईयर के बेसिस पे जो सिलेबस है आपका इंग्लिश का, उसमें आपका क्लॉज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, इन चीज़ों से मिलकर आपका इंग्लिश का पेपर बनता है। एंड आपका रीजनिंग में ये आपका सिलेबस है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गए, इनइक्वालिटीज़ हो गई, सिलॉजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, वर्बल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। इसके बाद अपना जनरल अवेयरनेस का पेपर, इसके अंदर अपना करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, GK अपडेट्स, करेंसीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बैंक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज। और इसके बाद आपका जो मीन्स का सिलेबस रहने वाला है लॉ ऑफिसर का, जैसे मैंने बताया था ना आपको, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर आपका पेज रहेगा। तो आपकी जो डिटेल है एक्ट्स की वो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपके न्यू क्रिमिनल लॉज, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, CPC, लिमिटेशन एक्ट, इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स एंड टर्म्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, TPA, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, LLP पार्टनरशिप एक्ट, SEBI एक्ट, डिपोजिटरीज एक्ट, अपना लॉ ऑफ ट्रस्ट, RBI एक्ट, NI एक्ट, FEMA, PMLA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, DRT एक्ट, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2021, SAR, FAE, SI एक्ट, RTI एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये आपका एक जो सिलेबस है मेंस का ये रहने वाला है। अब क्या ये सिलेबस कंप्लीट हैं जो मैंने आपको बताया? एक तो ये अपना मेंस का हो गया, उसके बाद अपना एक जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का एंड अपना इंग्लिश का। ये सिलेबस अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस नोटिफाइड नहीं होता है तो एक अनसर्टेनिटी बन जाती है कि कहाँ से क्या आएगा। तो आप इसको पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके समझ सकते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड, किस तरीके का जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है IBPS के पेपर के अंदर। और ये मोटा मोटा सिलेबस था जो डील करना था। आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो ID है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जाते जाते कि इस पोस्ट को प्लीज़ नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर आप लॉ फ्रेशर हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने अगर बाहर से एनरोल कर रखा है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए।
प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। और रीजनिंग एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि लॉ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो रीजनिंग को आप इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बैंक्स में ही जाते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ज़्यादातर बैंक्स में ये चीज़ काफ़ी सिमिलर रहती है सिलेबस इनका। तो अगर आप रीजनिंग को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और टाइम पे पेपर सॉल्व कर सकते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्यूरेसी अपनी मेंटेन कर सकते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से एक बार देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसको फॉर्म को भरना चाहिए तो प्लीज़ भरिए। और बाकी अगर आपको लगता है कि ठीक है नहीं, तो आप एक्सपीरियंस के लिए भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पेपर दे के आ सकते हैं, ताकि आपको पैटर्न थोड़ा समझ में आ जाए। एंड आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए अगर आगे जाके वापस से आती है लॉ ऑफिसर की, क्योंकि हर साल रेगुलरली ये चीज़ आती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फिल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो कट ऑफ रहती है IBPS लॉ ऑफिसर की, काफ़ी कम जाती है इसकी। लास्ट ईयर थोड़ा हाई गई थी, जिसमें आपका पेपर काफ़ी इजी आ गया था मेंस का। तो लास्ट ईयर आपकी 160 में से शायद 81 82 रही थी, एंड उससे पहले 49 50 55 इसके अराउंड ही रहती है। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है स्कोर करना। पेपर थोड़ा टफ आता है, क्योंकि पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाना, सॉल्व कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। तो ये प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप मॉक्स लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी एक्यूरेसी पे काम करेंगे, तो अच्छा स्कोर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।